आज की वीडियोस में हम अपना स्टार्ट करेंगे जो एमएल ऑप्स के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मतलब पता ही होना चाहिए आपको, वो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओप्स भी बोलते हैं। ओके, तो पहले हम ओप्स का देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। ठीक है, तो पहले तो फुल फॉर्म ही देख लो। ठीक है, तो फुल फॉर्म होती है इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो, पाइथन में एक चीज होती है कि हर चीज ऑब्जेक्ट होता है। हर चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब आपने एक लिस्ट क्रिएट करी, वो एक ऑब्जेक्ट है। आपने एक टपल क्रिएट किया, वो एक ऑब्जेक्ट है। आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट है। हर चीज ऑब्जेक्ट है पाइथन में, आपकी याद रखना। तो ये कोड बोल सकते हो आप, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ठीक है, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात पे चलते हैं। अब आप बोलोगे क्यों सीखना है मुझे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऐप तो हम अभी बना ही रहे थे। इससे पहले भी हमने ऐप तो बनाया था ना अपना, एयरलाइंस प्रिडिक्शन वाला। उसको हमने डिप्लॉय भी कर दिया था, वो भी तो सही काम कर रहा था। मतलब उसकी क्या जरूरत पड़ी हमें। नॉर्मल अप्रोच भी तो सही काम कर रही है। नहीं, नॉर्मल अप्रोच आपकी ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए ठीक है। जो आपने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप। बट जैसे आप कंपनी लेवल, लार्ज स्केल पे बनाओगे या स्टार्टअप्स वगैरह में बनाओगे, वहां आपका ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको एक अलग अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, जो कि होती है आपकी ऊप्स अप्रोच। ठीक है, तो वही है इसका रीजन कि हमें क्यों पढ़ना है इसे, वाई वी हैव टू लर्न दिस। क्योंकि इन जब आप कंपनी में जाते हो, आपको एप्स जनरली, जैसे आप कुछ बना रहे हो तो एप्स या प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे। मान लो आपका कोई ऐप है, किसी कंपनी का कोई ऐप है, नेटफ्लिक्स है किसी कंपनी का। वो अपना एक रेकमेंडर सिस्टम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ऐप का एक छोटा सा पार्ट है ना रेकमेंडर सिस्टम, उसको छोटा सा प्रोजेक्ट है वो। अब नेटफ्लिक्स कितनी बड़ी कंपनी है, लाखों का लोग चलाते हैं उसे। ठीक है, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, ना कि आप नॉर्मल जो अप्रोच से बनाते आए हो अब तक ऐप वाले नहीं। ठीक है, इससे पहले जो आप प्रोजेक्ट बनाते वो नहीं, नॉर्मल अप्रोच आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली। इसके लिए अब आपको मेन, अब जितना भी काम करेंगे ना हम, इस वाली अप्रोच से करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। कंपनियों में ये यूज होती है, ये वाली अप्रोच यूज की जाती है। अब आप बोलोगे क्यों, क्या रीजन है, नॉर्मल अप्रोच क्यों बेकार है। रीजन तो होगा, वाई। मतलब मैं इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ कि ये बढ़िया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नॉर्मल अप्रोच से बढ़िया है, क्यों बढ़िया है, आप मेरे को एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, और अच्छे से आपको समझ आएगा। सपोज आप क्या बना रहे हो, अपना ड्रीम हाउस बना रहे हो। ठीक है, आपके बहुत पैसे आ गए कल को जाके, और आप अपना एक घर बनवा रहे हो खुद का। तो मैं आपको सिनेरियो देता हूँ एक। आपका सिनेरियो ये है, आप अपने लिए क्या बना रहे हो, बिल्डिंग अ हाउस, ड्रीम हाउस लिख लो, अपना घर बना रहे हो। अब पहले अप्रोच ले लेते हैं हम लेते हैं नॉर्मल अप्रोच, या हम बोलते हैं नॉन ऊप्स अप्रोच, कि मतलब जब हम नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। अब देखो, अब आप घर ना स्क्रैच से बना रहे हो। ठीक है, शुरुआत से बन रहा है घर आपका। अब मान लेते हैं आपके घर में 10 दरवाजे लगने हैं। अच्छा खासा बड़ा घर है आपका, आपके कितने लगने हैं घर में, आ, 10 दरवाजे लगने हैं। ठीक है, अब हर बार जब दरवाजा बनाएगा वो मतलब मतलब देखो, पहला दरवाजा बनाया। ठीक है, आपका पहला दरवाजा बन गया, फर्स्ट वाला। ठीक है, मतलब इसने शुरुआत से लकड़ी वकड़ी काटी वगैरह सब कुछ, कारपेंटर ने पॉलिशिंग वगैरह की, सब कुछ कर दिया उसने, बन गया आपका एक दरवाजा बना। फिर आप अपने दूसरे कमरे में आए, वहां के लिए भी दरवाजा बनाना है। आप वहां पे क्या करोगे, वापस से जितना कारपेंटर ने शुरुआत से काम किया, वापस पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ करेगा, एकदम स्क्रैच से करेगा सब कुछ। फिर दूसरा दरवाजा बना देगा, फिर ऐसे ही करके तीसरा दरवाजा बना देगा, ऐसे करके चौथा, ऐसे करके सो ऑन। मतलब हर बार जब भी आपको नया दरवाजा बनाना होगा, आप शुरुआत से बनाना शुरू करोगे। कारपेंटर लगा रहेगा अपना, अरे घिसने में, शुरुआत से बनाएगा वो। अब देखो, ऐसे बनाने वाले में अप्रोच में क्या है, हर बार बनाता रहेगा वो। मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बाद में बताता हूँ, पहले आप सुन लो बस, क्या क्या स्टोरी टाइप की क्या है ये। आपका घर बन रहा है, 10 दरवाजे आपके घर में, 10 दरवाजे 10 खिड़कियां, मान लो कुछ भी, 10 दरवाजे हैं।
तो आपने जब कारपेंटर मतलब जब आपका घर बन रहा है तो आपने पहला दरवाजा बनाया तो कारपेंटर ने शुरुआत से बनाया, लकड़ी काटी, ये सब किया, पॉलिशिंग वगैरह की, फिटिंग वगैरह की, सब आपको पहला दरवाजा लग गया। अब आपको दूसरा दरवाजा लगाना अपने घर में, आपने शुरुआत से वापस से बनाया पूरा। जैसे आपने पहले दरवाजे को बनाया था ना, वैसे आपने दूसरा दरवाजा बनाया। फिर आपने शुरुआत से वापस तीसरा दरवाजा बनाया, फिटिंग वगैरह सब वापस से की। चौथा दरवाजा बनाया, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, पूरे 10 के 10 ऐसे बनाए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल अप्रोच। अब मेंटोस जिंदगी आपकी ये वाली होगी, ऊप्स अप्रोच। इसमें क्या होगा, हम एक ना वो बना देंगे, एक बार बना देंगे दरवाजा। ये आपने फर्स्ट दरवाजा बनाया ना, फर्स्ट दरवाजा बनाया जब आपने, आप इसके 9 वो बना दोगे, डुप्लीकेट टाइप, या बोल सकते हो आप ऑब्जेक्ट बना दोगे इसके 9। ठीक है, इसका पहला ऑब्जेक्ट, इसका दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब आपने एक साथ ही बना दिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपने एक ही बार में बना दिया ये पूरा दरवाजा वगैरह। आपको बार बार स्क्रैच से बनाने की, जब आपने कहा कि लकड़ी अभी मैं काट ही रहा हूँ तो एक साथ ही काट लेता हूँ सारे दरवाजों की लकड़ी। पॉलिशिंग कर रहा हूँ तो एक ही साथ बना लेता हूँ सारे। मतलब आपने प्री प्लान कर रखा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे लगने हैं, आपको पता है ऑलरेडी। तो पहले ही बना दो ना एक साथ दरवाजे। अब क्या हर बार बनाते रहोगे दरवाजे की, मतलब अब उसे लगा कि हाँ अब मेरे को दरवाजा बनाना है, वापस से लकड़ी काटना शुरू करूँ। जब आपको पता है ऑलरेडी 10 दरवाजे लगने हैं तो एक साथ बैठो, एक साथ ही काट दो उतनी लकड़ियां दरवाजों के लिए। ये है ना आसान। आपको पहले दरवाजे मिल गए, अब एक साथ ही बना दिया दरवाजे वगैरह सब कुछ। बस आपको क्या करना है, उसका फिटिंग करते रहनी है बस। तो मतलब आपने क्या किया, आपने डोर नाम की एक क्लास बना दी। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर प्रोग्रामिंग के टर्म में बताएं तो आपने क्या किया, डोर नाम की एक क्लास बना दी और उसके 9 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, इसलिए बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपने डोर नाम की एक क्लास बनाई और 9 उसके ऑब्जेक्ट बना दिए, तो आपके लिए इजी पड़ा ना। ठीक है, और यहाँ पे आपको 10 डोर बनाने पड़ते, मतलब हर बार अलग अलग अलग। तो इससे क्या हुआ आपका, फायदा क्या हुआ लेकिन, आपने बोलोगे फायदा तो अब तक पता नहीं चला हमें। फायदा क्या हुआ इसका, इसका फायदा ये हुआ है, आई थिंक ये नीचे नहीं जा रहा है यहाँ पे। इसका फायदा यहाँ पे ये हुआ है, आपका सेव टाइम, आपका टाइम बचा। 10 दरवाजों को आपने स्क्रैच से बनाना स्टार्ट किया बार बार, आपको बहुत टाइम लग गया। जब भी नया दरवाजा आ रहा है आप वापस से शुरुआत से लग जा रहे काम पे। अब आपने एक साथ ही बना दिया 10 दरवाजे, आप बस अब लगाते जा रहे हो, जहां जहां आपको दरवाजा मिल रहा है बस लगा दे रहे हो। आप दरवाजा है ही आप पे, बस लगाते जा रहे हो, ऑलरेडी बना हुआ है, बस लगाते जा रहे हो। तो ईजी नहीं है वो अप्रोच, तो आपका बहुत टाइम बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपका टाइम बहुत सारा बच गया इसमें, और हेक्टिक भी नहीं होगा बहुत ज्यादा। देखो ये तो हो गया पहला फायदा कि आपका क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है बहुत ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा था आपका। अब दूसरा चीज, दूसरा तरीका क्या है आपका, मैं अगर बात करूं तो कोडिंग स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं अभी हम। कोडिंग करने का तरीका, नॉर्मल अप्रोच और ऊप्स वाली अप्रोच में क्या फर्क होगा। ठीक है, ये तो टाइम वाली चीज तो हो गई। अब कोडिंग स्ट्रक्चर में क्या फर्क होगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक, ये तो पहले नॉन ऊप्स अप्रोच देख लेते हैं। नॉन ऊप्स, ठीक है। अब मान लो एक दरवाजे को बनाने में, ठीक है, एक दरवाजे को बनाने में आपको लगता है, मैं कोडिंग के भाषा में बोल रहा हूँ, तो मान लो 10 लाइन का कोड लगता है। ठीक है, ये बस आपके ये थोड़ा इमेजिनरी एग्जांपल है। एक दरवाजा बना रहे हो ना जब आप, तो आपको लग रहा है 10 लाइन का कोड है, लग रहा है आपको जब टाइप कर रहे हो एक डोर बनाने में। तो मान लो आप 10 दरवाजे बना रहे हो, तो एक डोर को बनाने में अगर 10 लाइन ऑफ कोड लग रहे हैं, तो 10 डोर्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 10 डोर्स को बनाने में कितना लगेगा, 10 × 10 यानी 100 लाइन्स ऑफ कोड, राइट। बेसिक मैथ्स तो आती होगी। ठीक है, अब देखो इतनी सारी लाइनें हो गई आपका, पहले तो आपको लिखना बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या लिखना आपको बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोड हो जाएगा आपका मैसी। मैसी मतलब इधर उधर, मतलब आपने यहाँ पे बना रखा है शुरुआत से डोर, फिर वापस बना रखा शुरुआत से डोर,
मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो आपकी कोडिंग स्क्रीन है, ठीक है? आई थिंक आप समझ जाओगे। देखो, आपको यहाँ पे कोई लाइन ऑफ, मतलब यहाँ पे आपको एक डोर बनाना था, आपने डोर बना दिया यहाँ पे। ये कोड के उसमें बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपने एक पहला अपना डोर का कोड लिख दिया, ठीक है? ये 10 लाइन का है, राइट? अब आगे जाके आपको वापस इसी कोड को वापस यूज करना है, तो आपने वापस यहाँ पे वापस 10 लाइन का कोड लिखा। फिर आपको वापस यहाँ जाके यूज करना है, आपने वापस यहाँ जाके 10 लाइन का कोड लिखा। आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। ये भी 10 लाइन का है, ये भी 10 लाइन का है, तो आपका कोड क्या बहुत मैसी हो रहा है। बार 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 वही चीज, सेम चीज रिपीट करते जा रहे हो, तो आपको कोड हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। आपको समझ नहीं आएगा मैंने कहाँ पे क्या यूज कर रखा है। आपको लगेगा ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। दिमाग चकरा जाता है इंसान का, ठीक है? तो कोड मैसी होता है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा। कॉम्प्लेक्स कोडिंग स्ट्रक्चर, मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ बस, ठीक है? ये तो होता है नॉन ऊप्स अप्रोच में। अब आपकी मेंटोस जिंदगी, ऊप्स अप्रोच आपकी, इसमें क्या होगा? मान तो आपने देखो, इसमें हमने बोला था हमें एक डोर एक ही बार बनाना है, मतलब एक हम क्लास बना देंगे डोर नाम की। तो आपको एक डोर एक ही बार बनाना है, और एक डोर को लगने में कितना टाइम वो लगता है, लाइन ऑफ कोड, 10 लाइन ऑफ कोड, ठीक है? अब आपने बना दिया, ये एक बार ही बनाना था, बस बन गया। अब इसके आप 9 वो बना दोगे, क्या बोलते हैं, अब आप एक बार आपने क्लास बना दी इसकी, ठीक है? आपने एक डोर को बनाने के लिए जितनी क्लास चाहिए थी आपने बना दिया, ये आपकी क्लास फॉर्म हो गई यहाँ पे। अब बस आपको 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं इसके, तो आपने यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। और किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक लाइन ऑफ कोड लगता है, 1 लाइन ऑफ कोड। तो यहाँ पे ओवरऑल कोड कितना हुआ? 10 लाइन आपको क्लास बनाने में लगे, और एक एक लाइन उसके ऑब्जेक्ट बनाने में लगे। 10 डोर बनाने थे ना आपको, यहाँ पे 100 लाइन ऑफ कोड लगे, तो यहाँ पे 10 लाइन, 10 लाइन तो क्लास बनाने में लगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे लग रहा था 10 लाइन ऑफ कोड एक डोर की, तो हमने ये पूरी क्लास बना दी डोर नाम की, राइट? उसके बाद हमने उसके 10 ऑब्जेक्ट बनाए। क्लास से आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो आपने उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाए उसके, तो हर ऑब्जेक्ट एक एक लाइन ले रहा है, तो 10 लाइन क्लास के, और एक एक लाइन यानी 10 20 लाइन, तो आपके ओवरऑल लगे यहाँ पे 20 लाइन ऑफ कोड। आई थिंक आप समझ रहे होगे, मैथ सिंपल सी मैथ है, ठीक है? ये 10 लाइन यहाँ पे लगे क्लास बनाने के लिए, और एक एक करके 10 ऑब्जेक्ट बनाए, तो 20 20 लाइन ऑफ कोड लगे। अब कंपेयर करो 20 लाइन ऑफ कोड वर्सेस 100 लाइन ऑफ कोड, कौन ज्यादा है? ऑफ कोर्स नॉन ऊप्स वाला। तो मतलब आपको यहाँ पे लिखना भी कम पड़ रहा है, आपका कोड भी मैसी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो, मान लो आपकी ये स्क्रीन है, ठीक है? आपको पता है 10 बार आपका डोर बनने वाला है, ठीक है? तो आपने एक ही बार लिख दिया यहाँ पे 10 लाइन का कोड, ठीक है? एक बार लिख दिया आपने ये 10 लाइन का कोड, ठीक है? 10 लाइन ऑफ कोड। अब जब भी आपको यूज पड़ रहा है ना इस डोर का, आप यहाँ पे एक लाइन का कोड लिख दे रहे हो बस, 1 लाइन का। यहाँ पे वापस यूज पड़ रहा है, यहाँ पे वापस लिख दे रहे हो, यहाँ पे वापस यूज पड़ रहा है, यहाँ पे वापस लिख दे रहे हो, डोर को अप्लाई कर दे रहे हो, ऐसा। अब समझ आएगा आई थिंक। तो इससे क्या होता है आपका, नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर, ठीक है? ये आपका मैसी स्ट्रक्चर था, ये आपका नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर है, राइट? तो ये दो आपके मेन एडवांटेज होते हैं, और भी बहुत होते हैं, बट ये मेन होते हैं। और अब यूजेस देख लेते हैं थोड़ा, यूजेस देख लेते हैं थोड़ा, कि नॉन ऊप्स कहाँ यूज होती है। अब देखो, नॉन ऊप आप जब ऐसे थोड़ा बड़े स्केल पे जाओगे तो नॉन ऊप कहीं यूज नहीं होती है। नॉन ऊप मेनली कौन यूज करते हैं, जैसे लर्निंग पर्पज के लिए, राइट? जैसे हमने भी जब आपको पाइथन पढ़ाया था शुरुआत में, आपको वो बेसिक पाइथन पढ़ाया मैंने, नॉन ऊप्स वाला अप्रोच, नॉर्मल अप्रोच, राइट? जो पाइथन का हमारा 4 आवर्स का कोर्स है, उसमें मैंने बेसिक चीजें तो यूज किए, उसमें कोई ऊप्स का कंसेप्ट यूज किया मैंने, क्लासेस ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ाया। वो क्या होता है, लर्निंग के लिए आपको क्या बोलते हैं, फैमिलियर कराने के लिए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर कराने के लिए होते हैं वो, ठीक है? नॉन ऊप्स अप्रोच, उससे आप कोई एप्स वगैरह डेवलपमेंट फेज में नहीं जा सकते आप उससे, ठीक है? मतलब आप स्केल, स्केल एट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एट स्केल, ठीक है? मतलब आप किसी कंपनी या ऐप वगैरह में काम कर रहे हो, वहां नहीं कर सकते आप उसको ऐसे यूज, ठीक है? नॉन ऊप्स अप्रोच को। तो ये बेसिक टीचिंग में होता है, जनरली लर्निंग पर्पस होता है, जनरली जैसे वहां यूज किया जाता है इसे। स्कूल कॉलेजेस में भी शुरुआत में आपको इसी से पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में। तो आपका ये आपको मतलब क्या करता है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देता है आपका,
नॉन ऊप्स अप्रोच, ताकि आपका ऊप्स अप्रोच आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन हमारी ऊप्स अप्रोच जो होती है वो कहाँ यूज होती है? डेवलपमेंट पर्पस। मतलब कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई एमएल मॉडल का एपीआई वगैरह, जैसे मैंने बताया था आपको, हम एमएल मॉडल का अपना एक फ्लास्क ऐप बनाएंगे, आगे जाके वेब ऐप बनाएंगे उसका, तो वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए आप, ठीक है, ऊप्स वाली अप्रोच यूज करोगे, राइट? डेवलपमेंट पर्पस यानी कैसे? कंपनी, कंपनीज में, बिजनेसेस में, राइट? एंड आजकल तो अपने जो खुद के लोग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो भी सब ऊप्स अप्रोच से बनाते हैं यार। तो ऊप्स अप्रोच आपको दिखाता है कि आप कितने इंडस्ट्री रेडी हो, आपकी उतनी स्किल्स निखर के आती हैं बाहर, ठीक है? तो ये कुछ हो गई बेसिक बातें। क्या क्या देखा हमने इसमें? सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऊप्स ऊप्स करने पे लगा हुआ था, बट आपको ये तो पता ही नहीं चलेगा कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखो मेन उसका यूज यही है कि मेन आपका टाइम बचाता है बहुत ज्यादा, ठीक है? एक ही चीज को बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। दूसरा, आपका कोडिंग स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो जाता है, नीट एंड क्लीन होता है आपका कोडिंग स्ट्रक्चर, मतलब मैसी नहीं होगा आपका, राइट? अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल समझ आएगा। अब पहले मैं दो एग्जांपल देता हूँ आपको। पहला एग्जांपल मैं देता हूँ, आई थिंक ये बहुत फेमस एग्जांपल है, यूट्यूब में बहुत जगह दिए थे ये वाला एग्जांपल। विंडो वर्सेस काली लाइनक्स। आई थिंक आप फैमिलियर होंगे इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम से। विंडो तो आप चला ही रहे होंगे, और अगर जिसको काली लाइनक्स नहीं, काली लाइनक्स के बारे में नहीं पता, वो होता है कि मतलब लाइनक्स का ही एक फॉर्म है काली लाइनक्स, जो जनरली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जिन्हें आप प्यार से हैकर्स बुलाते हो, वो यूज करते हैं। अब एक सिनेरियो लेते हैं, मान लो आप एक साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट हो, आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना है वगैरह, हैकर बनना है इन शॉर्ट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है? दो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन है आपके पास, आपको अपने पीसी में विंडोज डालनी है, या आपको अपने पीसी में काली लाइनक्स डालना है, ठीक है? अब देखो, हैकिंग ना दोनों से हो जाएगी, विंडो से भी हो जाएगी हैकिंग, काली लाइनक्स से भी हो जाएगी हैकिंग, लेकिन तब भी 99.100% हैकर्स ही काली लाइनक्स को चूज करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? क्योंकि ना काली लाइनक्स आपको इनबिल्ट टूल्स प्रोवाइड करता है, यानी आपको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है कि आप मतलब आपको थोड़ा सा ईज हो। विंडो में भी आप कर सकते हो, बट विंडो में आपको बहुत हेक्टिक लगेगी वो चीज, आपको यहाँ यहाँ से प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करो, ये करो वो करो, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। और काली लाइनक्स में आपको बैठा बैठाए मिलेगा, मतलब आधी बहुत चीजें आपको मिलेंगी उसी के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, क्योंकि वो उसे डिजाइन ही हैकिंग के लिए किया गया है। और विंडो को किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है? विंडो को मल्टीपर्पज चीजों के लिए डिजाइन किया गया है। विंडो में आप गेम खेल सकते हो, विंडो में आप मूवी देख सकते हो, आप कोई भी ऐप चला सकते हो, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है ना? बट काली लाइनेक्स आपका मेनली साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है वो, तो उसका मेन फोकस तो वही चीज है कि जो ऊप्स अप्रोच है ना, वो आपकी मेन फोकस है उसका डेवलपमेंट पर्पज से, राइट? ऊप्स का जो मेन फोकस है वो आपका है डेवलपमेंट पर्पज, ऐप वगैरह बनाना है तो ऊप्स अप्रोच को यूज करो। ये तो होगा आपका पहला एग्जाम्पल, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, विंडो को आप समझो नॉर्मल अप्रोच, ठीक है, और काली लाइन्स को समझो आप ऊप्स अप्रोच। दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है, तो हर कोई देता रहता है, बट ये थोड़ा यूनिक एग्जांपल है। मान लो आप पहली बार पिज्ज़ा खा रहे हो, मतलब पहली बार ट्राई कर रहे हो पिज्ज़ा, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम ट्राइंग पिज्ज़ा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है? आपके पास दो ऑप्शन है। पहला हम देखते हैं नॉन ऊप्स अप्रोच। नॉन ऊप्स अप्रोच क्या होगी आपकी यहाँ पे, कि आप वो पिज्ज़ा खुद बनाओगे, ठीक है? आप खुद से बनाओगे, सेल्फ मेड, मतलब आप अपने घर के किचन के अंदर बनाओगे अपना पिज्जा खुद से पहली बार। ऊप्स अप्रोच क्या होगी, कि आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दोगे, ठीक है?
अब देखते हैं क्या क्या किसके क्या नुकसान, किसके क्या फायदे। चलो पहले नॉन ऊप्स अप्रोच। अब आप घर में बना रहे हो पिज्जा अपने के लिए, ठीक है, सेल्फ मेड पिज्जा आपका पहली बार। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें इकट्ठा करो, इंग्रेडिएंट्स लाओ अपने, टूल्स लाओ। टूल्स मतलब माइक्रोवेव वगैरह, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, सीजनिंग्स लाओ, पिज्जा का बेस वगैरह लेके आओ, बेस से बनता है ना जो, वो लेके आओ, राइट। चूल्हा वगैरह जलाओ, उसकी गैस वगैरह अलग लगेगी आपकी, ठीक है। ये सब आपका तो मतलब एक तरह से मान लो आपको कलेक्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स खुद से कलेक्ट करने हैं, ठीक है, मतलब जो भी माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ लेके आना है आपको, ठीक है। चलो आप ले भी आए, आपने कहा कोई नहीं, पहले तो आपके लिए क्या हो गया, बहुत हेक्टिक हो गया, यहीं पे आपके लिए बहुत हेक्टिक हो गया कि सारा सामान मेरे को लाना पड़ रहा है, क्या पता कभी किसी के घर में माइक्रोवेव ना हो, कभी ये ना ना हो, पिज्जा बेस के लिए आपको कहीं और जाना पड़ रहा है और पिज्जा बेस ना मिला। पिज्जा बेस भी तो दुकानों में मिलता है, तो मतलब दुकान में तो जाना ही है आपको पिज्जा बेस भी लेने। चलो एक बार के लिए आपके पास सारी चीजें आ गई, मैं मान लेता हूँ कि आपने जो भी थी चीजें पिज्जा के लिए बनाने के लिए आपने कलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने उसे रेसिपी बुक से बनाया, रेसिपी बुक देख लो, यूट्यूब देख लो, कुछ से बनाया आपने, राइट। अब क्या गारंटी है कि उसका टेस्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, मतलब टेस्ट, टेस्ट की हमारे पास नो गारंटी। देखो आप पहली बार बना रहे हो, पहली बार मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कोई चीज परफेक्ट बनेगी, नहीं कोई गारंटी नहीं है आपकी, तो वही चीज है। अब मैं उसके टर्म्स में बोलूं तो आपकी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, अगर मैं आपको उसके टर्म्स में बोलूं, एमएल वगैरह या प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, सॉरी एमएल बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बोलूं तो परफॉर्मेंस से आप जोड़ सकते हो उसे, ठीक है। देन हम, चलो ये भी हो गया, चलो आपने कहा कि चलो टेस्ट अच्छा आ गया, ना चाह के भी अच्छा टेस्ट बना दिया आपने, कहीं से चमत्कार कर दिया, बट आपका किचन का क्या हालत होने वाला है, कोई इमेजिन कर लो आप ही, मतलब आपने सारी चीजें यहाँ फैली हुई, चीज आपका यहाँ फैला हुआ है, माइक्रोवेव की ऐसी तैसी हो रखी है वहां, उसके अंदर बेस चिपक गया, ये हो गया वो हो गया, तो आपका क्या हो गया, किचन आपका पूरा मैसी हो गया। तो वही चीज मैं कोड में बोलूँ तो कोड आपका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मैसी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, राइट। तो मेन देखो, एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा ही था, ठीक है, आपने घर में बनाया, पिज्जा बना दिया, पहले तो सबसे पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह खुद से कलेक्ट करने पड़ रहे हैं, बहुत हेक्टिक हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, क्या करना पड़ रहा है मुझे, सब कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी गारंटी नहीं कि टेस्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है उस चीज की भी। उसके बाद आपका किचन का हो गया बुरा हाल, तो मतलब आपका कोड हो गया बहुत ज्यादा मेसी, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। अब आते हैं रेस्टोरेंट वाले ऊप्स वाली अप्रोच, यानी मेंटोस जिंदगी आपकी, आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, ठीक है, तो आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, ऑफ कोर्स नहीं है, इंग्रेडिएंट्स रेस्टोरेंट वाले बनाएंगे, उनके पास होगा, ठीक है, ओके। अब तो एक तरह से मान सकते हैं, देखो रेस्टोरेंट पे तो आपको हेक्टिक नहीं होगा, पहले इस चीज को देख लेते हैं, तो आपको हेक्टिक नहीं होगा कुछ भी, आपको सिंपल से ऑर्डर करना है बस उनसे, तो कुछ हेक्टिक वगैरह नहीं होगा। दूसरा, अब रेस्टोरेंट्स का होता है मेन्यू, ठीक है, रेस्टोरेंट्स का क्या होता है, मेन्यू होता है, तो मैं मान लेता हूँ मेन्यू के अंदर एक क्लास है पिज्जा करके, पिज्जा करके क्लास है, और उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे मान लो, कि जैसे पिज्जा भी बहुत टाइप से होते हैं ना शायद, मार्गरीटा और चीज बर्स्ट एंड फार्म फ्रेश करके भी होता है आई थिंक एक, तो अभी के लिए इतने काफी हैं। देखो ये क्लास हो गई आपकी पिज्जा एक, ये आपकी क्लास है, एंड ये तीन आपके
ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास के, ठीक है। तो मतलब आपके पास एक पिज्जा नाम की क्लास है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस भी नहीं थे। अगर मैं नॉन ऊप्स में आपको एक और चीज बोलूँ तो यहाँ पे आपके पास वेराइटीज नहीं थी। यहाँ पे एक क्लास बना के आप उसी क्लास से बहुत सारी चीजें बना सकते हो एक ही चीज से। मतलब पिज्जा आपकी एक क्लास है, आपने उसी से बहुत सारी चीजें कर दी। ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा थोड़ा सा, तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब जाएंगे उसमें तब समझ आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर नहीं समझ आ रहा तो ड्रॉप कर दो, कोई बात नहीं। तीसरी चीज, टेस्ट पे आ जाते हैं। देखो, टेस्ट आपको परफेक्ट ही मिलेगा। क्यों? अब देखो, रेस्टोरेंट में जो जो बना रहा है बंदा, उसको बहुत एक्सपीरियंस है। वो पहली बार नहीं बना रहा है, वो पहले ही बहुत बार बना चुका है, तो आपको टेस्ट अच्छा ही मिलेगा, गारंटीड है वो। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब कोड की जो परफॉर्मेंस है, वो आपको ऊपर जाने को ही मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉन ऊप्स अप्रोच। नॉन ऊप्स से तो अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है ऊप्स, ये तो गारंटी ही है। देन अगली चीज, किचन हो जाएगा मैसी, तो यहाँ पे आपके किचन को तो कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। रही बात रेस्टोरेंट की किचन की, देखो वो पूरा रेस्टोरेंट में जो होता है ना, सब कुछ ऑर्गेनाइज मैनर में होता है। जो रेस्टोरेंट के किचन होते हैं, वो ना सब कुछ ऑर्गेनाइज रखते हैं। वहां पे आपको ये मेस वगैरह नहीं देखने को मिलेगा कि इधर ये चीज फैला हुआ है, ये सब इधर। तो ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे। तो आपका क्या होता है, कोड होगा, अगर मैं कोड की भाषा में बोलूँ तो ऑर्गेनाइज्ड कोड रहता है, या नीट एंड क्लीन कोड रहता है, जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले उसमें। तो आई थिंक आपको बेसिक समझ आ गया होगा। हेक्टिक नहीं होता, परफॉर्मेंस एंड कोड, कोड का स्ट्रक्चर मेसी, इसमें आपको अच्छा मिलेगा। परफॉर्मेंस में डाउन है, इसमें वो अच्छी है। इसमें आपको हेक्टिक होता है, इसमें आपको हेक्टिक कुछ नहीं होने वाला, सबको आपको सिंपल मिलेगा। तो आई थिंक आपको इन दोनों एग्जांपल से थोड़ा समझ आ गया होगा कि नॉन ऊप एंड ऊप अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। पहले हमने एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस किया विंडो वर्सेस स्काईलाइनेक्स में, कि आप क्या प्रेफर करोगे हैकिंग के लिए। देन हमने एक दूसरा एग्जांपल देखा, जो मेरा सेल्फ मेड एग्जांपल है, कि हम पिज़्ज़ा पहली बार ट्राई कर रहे हैं। एक तरीका कि हम घर पे बना रहे हैं, दूसरा तरीका हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हैं। घर पे बनाने वाला तरीका नॉन ऊप अप्रोच है, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने वाला ऊप अप्रोच है। तो उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। देन अब थोड़ा हम की कंसेप्ट पढ़ते हैं ऊप्स के। 6 की कंसेप्ट होते हैं ऊप्स के। ये 6 आपके मेजर टॉपिक्स है, इनको पढ़ लिया ना, ऊप्स खत्म आपकी, कुछ नहीं है ऊप्स में रखा और कुछ भी। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ेंगे आपका। सबसे पहले आप पढ़ोगे, अ, ठीक है। अबे, सबसे पहले आप पढ़ोगे क्लास, ठीक है। देन आप पढ़ोगे ऑब्जेक्ट, देन आप पढ़ोगे इनकैप्सुलेशन, देन आप पढ़ोगे एब्स्ट्रैक्शन, देन आप पढ़ोगे इनहेरिटेंस, देन आप लास्ट में पढ़ोगे पॉलीमॉर्फिज्म। अब बीच में छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स भी आते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आपके 6 टॉपिक्स है जो आपको मेजरली कवर करने हैं, इस उप सीरीज में हम कवर करेंगे इसे। देन उसके बाद आ जाते हैं हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को। अब मैं आपको ना एक फन एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। देखो डिटेल में तो हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके सेपरेट सेपरेट वीडियो आएंगे इन 6 टॉपिक्स के लिए। बट अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि असल में होते क्या है, एक फन एग्जांपल से। आई होप आपने स्क्विड गेम वाली सीरीज देखी हो, वेब सीरीज। नहीं देखी है तो एक बार देख लो, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है, तो देख लेना उसे, अच्छी सीरीज है, ठीक है। तो ये याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, जिसने देखी होगी उसे पता होगा क्या होता है इसमें। तो अगर जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। तो इसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं जिनको गेम्स खेलने होते हैं, मनी वगैरह के लिए पैसे वैसे मिलते हैं उसमें, ठीक है। तो अब यह क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो मैं मान लेता हूँ कंटेस्टेंट नाम की एक क्लास है, और स्क्विड गेम में क्या होता था, देखो आपको यहाँ देखो जर्सी के पीछे दिख रहे होंगे इनके नंबर, 447, 4484, 31 करके कुछ, 400 कुछ। हर कंटेस्टेंट को एक नंबर दिया जाता था। तो वैसे ही मैं यहाँ पे नंबर बना रहा हूँ, 01, 02, 03, 04। हर कंटेस्टेंट को, एक कंटेस्टेंट का नंबर 01 है, एक का 02 है, एक का 03 है, 04। तो कंटेस्टेंट क्या है, यहाँ पे क्लास है, ठीक है। और ये जो ये 01, 02, 03, 04 है, ये आपके ऑब्जेक्ट है। ये कंटेस्टेंट एक क्लास है, ठीक है। कंटेस्टेंट एक ओवरऑल क्लास है। ये बंदा ये एक कंटेस्टेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गई। ये दूसरे ऑब्जेक्ट हो गए, ये तीसरी ऑब्जेक्ट, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ठीक है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे।
ये सब क्या है? कंटेस्टेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे। ठीक है। अब एक और चीज लेते हैं। मान लो एक गेम नाम की एक क्लास है। स्क्विड गेम्स में होता है ना, गेम्स खिलाते थे उसमें। तो गेम नाम की एक क्लास है। अब स्क्विड गेम में बहुत सारे गेम खिलाते थे। गेम 1 हो गया, गेम 2 हो गया, और एक तो फेमस गेम था ना जिसमें डॉल पीछे मुड़ के देखती थी, जो उस समय हिलता था उसको मार देती थी वो। तो वो मान लेते हैं वो भी एक गेम है। तो गेम एक पूरी क्लास है, और वो जो अलग अलग गेम वो खिला रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। यानी एक गेम 1 हो गया वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, उस गेम 2 हो गया वो अलग ऑब्जेक्ट है, गेम 3 हो गया अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा मैं नॉर्मल एग्जांपल समझाऊं, हाँ थोड़ा स्क्विड गेम से हटते हैं थोड़ा। मान लो कार नाम की एक क्लास है। अब कार के ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? ऑडी हो गई, ऑडी एक कार होती है। ठीक है। और बीएमडब्ल्यू हो गई। तो आप समझ रहे हो रिलेशन क्या होता है? अब जैसे बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू के भी 4 टायर हैं, ऑडी के भी 4 टायर हैं। बीएमडब्ल्यू में एक स्टीयरिंग व्हील होता है, ऑडी के भी चार एक स्टीयरिंग व्हील होता है। तो क्लास क्या होती है? सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सिमिलर चीजों का एक गुच्छे को क्लास बोला जाता है। ठीक है। तो देखो ये कंटेस्टेंट आपको बहुत सिमिलर नहीं लग रहे? फोटो में देखो ध्यान से, सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, सबको नंबर मिला हुआ है एक एक। ठीक है। इनको खाना भी एक जैसा मिलता था सबको। तो सिमिलैरिटी है ना, एक जैसे एक दूसरे से सिमिलर है। तो ये एक क्लास के ऑब्जेक्ट हैं ये सारे। ठीक है। वैसे गेम्स में भी ये सिमिलर होता था, हर गेम का एक रिवॉर्ड मनी होता था। हर गेम को खेलने का तरीका अलग होता था, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो सिमिलर हैं उस गेम में, हर गेम में। तो बस हर गेम का एक होस्ट हुआ करता था, हर गेम में इतने कंटेस्टेंट खेला करते थे, ये सब। तो आई होप आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? जब आप डेटा प्लस फंक्शन को जोड़ दोगे तो आपको मिलता है इनकैप्सुलेशन। अब आप बोलोगे डेटा फंक्शन क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं आपको डेटा के लिए एक और टर्म बताता हूँ। डेटा को हम एट्रीब्यूट्स से भी डिनोट करते हैं। जब आप कोडिंग के टर्म्स में जाओगे तो एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। फंक्शन को हम बोलते हैं मेथड्स। एक तरह से दूसरे नाम मान लो इनके। ठीक है। सेकेंड नेम, पेट नेम। ओके। तो इनकैप्सुलेशन अब होता क्या है, राइट? देखो ओवरऑल जो, अब मैं बात बताऊं कि जो ये स्क्विड गेम है ना, ये स्क्विड गेम अपने आप में एक इनकैप्सुलेशन है। जो ये स्क्विड गेम है, ये अपने आप में एक इनकैप्सुलेशन है। अब बोलोगे वो कैसे, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, समझे नहीं हम। मैं बताता हूँ कैसे। देखो गेम किस चीज का कॉम्बिनेशन है? गेम किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन किस किस चीज का है ये? मैंने बताया आपको डेटा एंड फंक्शन। एंड फंक्शन। तो यहाँ पे डेटा क्या हुआ? यहाँ पे डेटा हुए आपके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं। ठीक है। होस्ट। ठीक है, जो होस्ट खेलता है। एंड वीआईपी करके होता था गेम के अंदर, फ्रंटमैन होता था, मनी हो गई। ठीक है। तो मतलब जो भी वैसी चीजें जो डेटा की तरह ट्रीट की जाती है, लाइक मतलब प्लेयर्स हैं गेम में खेल रहे। एक होस्ट हुआ करता था गेम, हर गेम का एक वीआईपी प्लेयर हुआ करता था, फ्रंटमैन हुआ करता था, पैसे हैं गेम में। तो ये सब आपका डेटा हो गया। फंक्शन क्या हो गए? फंक्शन हो गया उसका जो वहां पे गेम खिलाए जाते थे, जो मतलब बोल सकते हो टास्क खिलाए जाते थे या गेम्स खिलाए जाते थे, वो आपके फंक्शन हो गए। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल है, तो आई थिंक इसको मैं दूसरे टर्म में बता सकता हूँ। हाँ, मैं आपको कार का एग्जांपल देता हूँ ना। तो अगर आपको स्क्विड गेम वाले एग्जांपल समझ नहीं आ रहा तो कार का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कार का एग्जांपल ऐसे है, जैसे कार होती है, कार भी डेटा प्लस फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। अब कार में आपका डेटा क्या होगा? कार में आपका ये डेटा होगा कि नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं उसमें, कार में। ठीक है। नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, और इंजन कौन सा है। ठीक है। कार का नाम क्या है, मॉडल कौन सा है, कौन से ईयर में लॉन्च हुई है, ये सब डेटा उसका कार से रिलेटेड डेटा कि क्या क्या है उसमें।
और कार के फंक्शन क्या हो गए कि कार का फंक्शन क्या होता है? ड्राइव करना, हॉर्न बजाना, ठीक है, हॉर्न बजाना हो गया, इंजन स्टार्ट करना एक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ आ गया होगा, राइट? तो अगर उसके टर्म्स में नहीं आया समझ स्क्विड गेम्स में, अगर आपने सीरीज वगैरह नहीं देखी होगी तो आई थिंक आपको नहीं आ रहा होगा समझ, तो एक बार देख लो यार, सीरीज अच्छी सीरीज है। अब समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन। तो यही होता है, डेटा और फंक्शन को कंबाइन कर दोगे तो आपका इनकैप्सुलेशन कहलाता है। अब आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेइंग ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब जब आप सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करो, एंड जो आपकी बैकग्राउंड की प्रोसेसेस वगैरह हैं, जो भी अनइम्पॉर्टेंट या अननेसेसरी चीजें उनको हाइड कर दो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब स्क्विड गेम्स के टर्म्स में, अब देखो, सारे प्लेयर्स गेम खेलते थे स्क्विड गेम्स में, ठीक है, सारे प्लेयर्स खेलना पड़ता था उन्हें गेम्स, ठीक है, और लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गेम के हो क्या रहा है, मतलब गेम काम कैसे कर रहा है पीछे। अब देखो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये प्लेयर गेम तो खेल रहा है, देखो ये वाला प्लेयर गेम तो खेल रहा है ना ये वाला प्लेयर गेम, लेकिन इसको ये नहीं पता कि देखो बैकग्राउंड में ऐसे प्रोसेस किया जा रहा है उस गेम को। उनको नहीं पता, उनको गेम खेलने से मतलब है, बस उनको बैकग्राउंड का नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में ये सब हो रहा था, राइट? तो ये चीज होती है कि बस आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, और जो आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस है वो सब हाइड रहेंगी। आपको बस अपने काम से काम मतलब रखना है, बैकग्राउंड की प्रोसेस आपको हाइड कर देनी है। मतलब प्लेयर्स गेम खेल रहे थे बट उनको बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं पता था कि गेम करवा कौन रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब क्या काम चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में। तो आया वो आपको समझ आ गया एब्स्ट्रैक्शन। जनरल आइडिया ले लो बस कि इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी है, फालतू की चीजें हटा देनी है, राइट? ये आपका एब्स्ट्रैक्शन होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। मतलब एक क्लास है आपकी, आ, ये आपकी क्लास 1 है। क्लास 1 से आपने कोई चीज इनहेरिट कर दी क्लास 2 के अंदर। इनहेरिट, इनहेरिट मतलब कुछ चीज, अ, मान लेते हैं, जब ऐसे होता है, कोई जैसे बच्चा पैदा होता है वो जनरली अपने मम्मी या पापा के जीन्स को इनहेरिट करता है, कि फेशियल स्ट्रक्चर मम्मी का है और वॉइस पापा की जैसी है, ठीक है, तो वो इनहेरिट करना होता है, उसी को बोलते हैं इनहेरिट करना। तो यहाँ क्लास में क्या क्या चीजें होती है मैंने आपको बताया ना, क्लास, क्लास दो चीजों से तो बनती है, डेटा प्लस फंक्शन से, यानी एट्रीब्यूट्स प्लस मेथड से, तो वही है। तो इनहेरिट भी क्या चीजें होंगी, या तो डेटा इनहेरिट होगा या फंक्शन इनहेरिट होगा। तो जब भी कोई क्लास का डेटा या फंक्शन में से कुछ दूसरी क्लास इनहेरिट कर लेती है तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब स्क्विड गेम्स पे टर्म में देखते हैं। मान लो ये आपका प्लेयर नाम का, I think, ठीक है, मैंने मान लो ये क्लास 1 है आपकी, ये क्लास कौन सी है? प्लेयर नाम की क्लास है, ये आपकी प्लेयर नाम की क्लास है। फिर बाकी क्लासें कौन कौन सी हैं? 001, 067, 05, 5456, 101, ठीक है, ये क्लासें मान लो अभी के लिए। तो इसने इनमें से क्या इनहेरिट किया, क्या इनहेरिट कर रहे हैं? सेम ड्रेस कोड, सारे बंदों के सेम ड्रेस कोड है, ठीक है, फूड सबको सेम मिल रहा था, तो ये तो क्या हो गया? डेटा इनहेरिट कर लिया। ड्रेस कोड और फूड तो क्या हो गया? डेटा हो गया। और मतलब कोई ऐसा, कभी ऐसा हो सकता है कि दो लोगों को सेम वो मिल जाए, मतलब कोई गेम हो रहा है, ठीक है, ये 001 को भी सेम गेम मिल जाए और 067 को भी सेम गेम मिल जाए, तो इन्होंने, हम बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंक्शन भी इनहेरिट कर दिया। यानी फंक्शन क्या था हमारा, मैंने आपको बताया ना फंक्शन क्या है, टास्क वगैरह है, इसके पहले मैं बताया शायद मैंने, हाँ, देखो फंक्शन क्या है आपके, टास्क वगैरह है, तो इन्होंने टास्क भी इनहेरिट कर दिया, इसका मतलब ये होगा। आई नो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा,
अगर स्क्विड गेम्स वगैरह नहीं देखी होगी तो, बट इतना समझ आ ही जाएगा यार। ठीक है, तो वही है, देखो जैसे ये प्लेयर है, ये प्लेयर वाला, ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने जर्सी, इसने भी ले ली, जर्सी इसने भी ले ली, सेम वही जर्सी इसने भी ले रखी है, सेम वही जर्सी इसने भी ले रखी है, तो यही इनहेरिटेंस है, इन्होंने जर्सी कॉपी कर ली। सेम फूड ये बंदा भी खा रहा है, सेम यही वाली क्लास का भी खा रहा है बंदा, सेम इस वाली क्लास का बंदा भी खा रहा है, सेम इस वाली क्लास का बंदा भी खाना खा रहा है, तो ये भी इनहेरिट हो गया फूड। ठीक है, जो टास्क ये वाला बंदा खेल रहा है वही ये चारों भी खेलने वाले हैं, तो ये भी इनहेरिट हो गया। ठीक है, अब आती है बात पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये वाला। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब कोई चीज, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कोई चीज अगर बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, बस इतना। अब आप स्क्विड गेम्स देखी होगी तो इस बंदे को तो जानते होगे, ये इंट्रोड्यूस एज अ प्लेयर हुआ था, स्क्विड गेम्स के अंदर इंट्रोड्यूस एज अ प्लेयर हुआ था, बट बाद में जाके हमें इसकी सच्चाई पता चलती कि यही होस्ट था गेम का, और जो इसने गेम बनाया था वो भी यही था, मतलब स्क्विड गेम्स की शुरुआत जिसने की थी, क्रिएटर जो था वो भी यही बंदा था। ठीक है, तो इस बंदे ने बहुत सारे अलग अलग रोल निभाए, ये एज अ प्लेयर भी था उसके अंदर, एज अ होस्ट भी था, एज अ क्रिएटर भी यही था, तो इस बंदे ने अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट किया ना ये, तो मतलब इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, कि कोई बंदा जब अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है या कोई चीज अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। राइट, तो ये तो हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अब मे भी हो सकता है आपको इनहेरिटेंस में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं इनहेरिटेंस को थोड़े और एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो हम पे एक क्लास है, डॉग नाम की एक क्लास है। ठीक है, अब ये एक क्लास हो गई। अब एक और क्लास मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरी क्लास है, ये मान लेता हूँ लैब्रा नाम की एक क्लास है। ठीक है, और एक ये दूसरी नाम की क्लास है जर्मन शेफर्ड। ठीक है, अब डॉग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, डॉग बार्क करता है, एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी डेटा की, बार्क करता है, चार लेग्स होती है, एक टेल होती है। राइट, एंड बार्क तो आई थिंक फंक्शन होगा, या बार्क नहीं होगा, बार्क होगा फंक्शन, बार्क क्या होगा, फंक्शन होगा आपका। ठीक है, दौड़ सकता है, ठीक है, दौड़ सकता है, एक टेल हो गई, एक नोज हो गई, और यही मान लेते हैं बीगले। तो क्या लैब्रा ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रखी हैं? बिल्कुल कर रखी हैं, इसने डेटा से कुछ चीजें तो इनहेरिट कर ही रखी है, कुछ क्या सारी करी हैं। नोज भी, एक नोज होती है लैब्रा की भी, चार लेग्स होती हैं, एक टेल होता है, भौंक सकता है, दौड़ सकता है, तो डेटा एंड फंक्शन दोनों इनहेरिट कर रखे हैं, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का फेनोमेना हो रहा है। क्या जर्मन शेफर्ड ये सब कर सकता है? एक टेल, फोर लेग्स, वन नोज, सही है, बार्क एंड रन, बिल्कुल, तो यहाँ पे भी आपके डेटा एंड फंक्शन बोथ इनहेरिट हो रहे हैं। राइट, अब मेरे पे एक और क्लास मान लो, मेरे पे एक क्लास है कैट करके, क्या कैट और डॉग में इनहेरिटेंस हो सकता है? चलो, एक नोज है, फोर लेग्स हैं, एक टेल है, डेटा हो गया फिर भी इनहेरिट। बार्क फंक्शन हुआ इनहेरिट, रन वाला फंक्शन इनहेरिट हो गया, फंक्शन में कौन सा इनहेरिट हो गया, रन वाला फंक्शन इनहेरिट हो गया, बट बार्क वाला नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऐसे इनहेरिटेंस को। आई थिंक समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत तो यही चीज होती है इनहेरिटेंस। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे, फिर की कंसेप्ट पढ़े, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखा, इनकैप्सुलेशन देखा, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यही आता है आपका, ये आपका ऊप्स का इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसको खत्म हो चुकी है। अग, अगली वीडियो में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे अच्छे से, पहले क्लासेस को देखेंगे, देन ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, देन उनके कुछ माइनर टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे,
एकदम आपको मतलब ज़ीरो टू हीरो बना देंगे ऊप्स के कंसेप्ट में, और यही आपके एमएल ऑप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।